नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पल्स और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। बीकानेर जिला आबकारी अधिकारी के निवास और ठिकानों पर एसीबी का सर्च। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उचियाड़ा के जोधपुर पहुंचने पर स्वागत। जेएनयू कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। व्यास की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ पोर्ट्रेट चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर जिला बीकानेर के आबकारी अधिकारी के जोधपुर निवास और अन्य स्थानों पर आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया। समाचार लिखे जाने तक एसीबी की कार्रवाई जारी थी। ब्यूरो के डीआईजी हरेंद्र महावर ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर बीकानेर जिले के जिला आबकारी अधिकारी मोहनलाल के निवास एवं अन्य स्थानों पर आज एसीबी की तरफ से सर्च किया जा रहा है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की जांच की जा रही है। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के सुपरविजन में यह सर्च चलाया जा रहा है। अभी कार्रवाई जारी है। मोहनलाल का निवास स्थान जोधपुर में बताया जाता है। उनके जोधपुर एवं बीकानेर स्थित ठिकानों पर यह सर्च चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में आज सर्च की कार्यवाही की जा रही है। श्री मोहन राम, जो कि आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, इनके निवास स्थान और अन्य स्थानों पर सर्च की कार्यवाही आज की जा रही है। 3 एडिशनल एसपीज के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन करके अलग अलग स्थानों पर ये सर्च की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कि जोधपुर और बीकानेर इन दोनों जगहों पर अलग अलग टीमों के नेतृत्व में कार्यवाही हो रही है। आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में ये कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य की जो कार्यवाही है और अग्रिम कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की राज्य सरकार की नीति और माननीय महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में कार्यवाही की जा रही है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की कार्यवाही और भ्रष्टाचार के संबंध में हमें हमारी जो हेल्पलाइन है 1064 और हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है, इस पर आप हमें सूचना दे सकते हैं। आपके सभी तरह के वैध कार्यों को करवाने के लिए एसीबी आपकी पूरी सहायता करेगी और इस तरह की कार्यवाहियाँ आगे भी जारी रहेंगी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही दोनों पार्टियां कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए जोधपुर प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया गया है। उनके आज जोधपुर पहुंचने की सूचना पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर उठाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। रेलवे स्टेशन से रवाना होकर उचियाड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही राजस्थान की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इसमें राजस्थान की हॉट सीट जोधपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व व्यवसायी करण सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। उचियाड़ा रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं और पहली बार चुनाव लड़ेंगे। उनकी राजपूत समाज में अच्छी पकड़ है। वो पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए। पूर्व में 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से है। इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से राजपूत समाज के प्रत्याशी उतारने से जोधपुर सीट पर रोचक समीकरण हो गए हैं। ऐसे में यहां पर जाट, विश्नोई सहित अन्य जातियों पर दोनों पार्टियों की निगाहें रहेगी।
जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से बुधवार को अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सहायक कर्मचारी संघ के संरक्षक अशोक व्यास ने बताया कि संघ की तरफ से 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में बुधवार को केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग है कि कर्मचारियों को वेतन समय पर मिलना चाहिए, सेवारत कर्मचारियों को पेंशन समय पर मिलनी चाहिए, 9, 18, 27 की सुविधाएं जो बंद हो रखी है वो फिर से बहाल होनी चाहिए। ग्रेच्युटी की राशि 2020 के बाद किसी कर्मचारी को नहीं दी गई है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कौन सी एकता, एकता, हमारी शक्ति कौन सी एकता, एकता, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एकता, एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारियों की 6 सूत्री मांग पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रस्तुत किया है। उसके लिए आज का समय मुकर्रर किया था वाइस चांसलर ने कि मैं आ जाऊंगा, वो भी घंटे भर में आ रहे हैं। उसमें सबसे पहली हमारी जो मांग है वो कर्मचारी को वेतन समय पे मिलना चाहिए, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको पेंशन समय पे मिलनी चाहिए। 9/27 की जो सुविधा निम्न वर्ग की हमने रोक रखी है उसको वो सुविधा वापस पुनः बहाल होनी चाहिए, उसी सर्विस प्रीमियम को मिलना चाहिए। कम्यूटेशन इन्होंने 2019 के बाद में बंद कर रखा है, उसको वापस प्रारंभ किया जाए। ग्रेच्युटी की राशि 20 के बाद किसी को नहीं दी है कर्मचारी को, सेवारत कर्मचारी को उनको राशि मिलनी चाहिए। 10 लाख दे रहे, 20 लाख, गवर्नमेंट 25 लाख कर रही है, आप 10 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं। इन मांगों को लेकर हमने आज यहाँ प्रदर्शन रखा है। उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को हमारी ये न्यायोचित मांग समझ में आ गई होगी। अगर माना इस मांग समझ में नहीं आती है, भी कुलपति महोदय आ रहे हैं घंटे भर में, वो क्या निर्णय अपना सुनाते हैं। अगर उन्होंने हमारी इस मांग को मान लेते हैं तो हम उनका इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और नहीं किया तो इस आंदोलन को और हम उग्र रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद। जय संगठन। शेर राजस्थान श्री जय नारायण व्यास की पुण्यतिथि पर बुधवार को फुलेराव रोड स्थित जय नारायण व्यास पार्क में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली स्कूल, हुसैन मंडी श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल, सीमा मोंटेसरी मंडी स्कूल के बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें बच्चों ने शेर राजस्थान जय नारायण व्यास का चित्र बनाया। जय नारायण व्यास विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार जोशी ने बताया कि आज शेर राजस्थान जय नारायण व्यास की 62वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम संस्था द्वारा करवाए जा रहे। आज स्कूली बच्चों के पोर्ट्रेट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें 11 स्कूली बच्चों को बुलाया गया, जिसमें से 7 स्कूलों ने इसमें भाग लिया है। व्यास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फुलेराव पार्क पर इसका आयोजन कराया गया। इसमें गोविंद पुरोहित, राकेश कल्ला अपना सहयोग दे रहे हैं। संरक्षक सोमदत्त हर्ष मुरलीधर भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोशी ने बताया कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं सोमदत्त हर्ष ने बताया कि शेर राजस्थान व्यास ने कभी झुकना नहीं सीखा, वे सत्य के मार्ग पर चले थे। वे जोधपुर में कांग्रेस के जन्मदाता थे। समाज की समिति पिछले 50 साल से यह कार्य करती आ रही है। इस अवसर पर वार्ड नंबर 21 के पार्षद राजेश कल्ला ने बताया कि जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और सदैव उनकी प्रेरणा रही कि बालिका शिक्षा का उत्थान हो। उनकी प्रेरणा से आज इस चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शेर राजस्थान स्वर्गीय जय नारायण व्यास जी की 62वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संस्था के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर 13 तारीख को पोर्ट्रेट चित्र प्रतियोगिता जय नारायण व्यास जी पार्क फुलेराव पर रखा गया है। उसके कार्यक्रम संयोजक श्री गोविंद जी पुरोहित और सह संयोजक राकेश जी कल्ला है। हमारे साथ में श्री सोमदत्त जी हर्ष, हमारे संरक्षक महोदय मुरली सेन, इन सभी कार्यक्रमों के अंदर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और हम लोगों ने 11 स्कूलों को इनवाइट किया था, उसके अंदर से भी 7 के बच्चा हैं। हम ये आशा करते हैं कि आगे की प्रतियोगिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी हमारी भावना रहेगी। और जय नारायण व्यास जी का जो संदेश था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, और बच्चों को पढ़ाया जाए तो बालिकाओं को लेके हम लोगों ने उसकी चित्र प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया है। जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और सदैव उनकी प्रेरणा यही रही है कि बालिका शिक्षा का उत्थान हो। उन्हीं की प्रेरणा से हम सीख लेते हुए आज एक प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकांश बालिकाओं ने हिस्सा लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपका परिचय? राकेश कल्ला, पार्षद, नगर निगम उत्तर, वार्ड नंबर 21।
श्री जयनारायण जी व्यास शेर राजस्थान, इन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा और सत्य कहते थे। वो सत्य के लिए भी, और जोधपुर के वो जन्मदाता थे कांग्रेस के। ये समाधि विकास समिति 50 साल से ये कार्य करती है और सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर इसका काम करते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो एक शोभानीय है। भारत तिब्बत मैत्री संघ राजस्थान की ओर से राष्ट्रीय तिब्बत महिला विद्रोह दिवस पर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई और हिमालय की सुरक्षा तथा इस पर बातचीत की गई। संघ की रेशम बाला ने बताया कि संगोष्ठी में मुख्य अतिथि ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ के महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास, विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री इंदिरा राजपुरोहित व विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत जोधपुर के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़हल्त हैं। इंदिरा राजपुरोहित ने बताया कि इस मैत्री संघ की बैठक में रेशम बाला, प्रदेश महामंत्री पुखराज जांगिड़, स्वामी लक्ष्मी नारायण दास शामिल हुए। इस बैठक में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित हुई। 12 मार्च को मातृशक्ति ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए आज शीतल सुराणा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके लिए को बधाई दी गई। रेशम बाला ने कहा कि तिब्बत की स्वतंत्रता बहाल हो, कैलाश मानसरोवर समेत संपूर्ण हिमालय को चीनी सेना के कब्जे से मुक्त कराया जाए। हर भारतीय विद्यार्थी को तिब्बत समेत संपूर्ण हिमालय के पर्यावरण, इतिहास, भूगोल और संस्कृति की जानकारी मिले और भारत में शरणागत तिब्बती समुदाय को राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाए। यही भारत तिब्बत मैत्री संघ की नीति का आधार है। मैत्री संघ के प्रदेश महामंत्री पुखराज जांगिड़ ने कहा कि आज भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से जन क्रांति दिवस मनाया गया। आज भारत तिब्बत और हिमालय सुरक्षा पर चर्चा की गई। चीन ने तिब्बती वासियों को निकाल दिया था, इसके लिए हम जनक संकट दिवस मनाते हैं। देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वामी लक्ष्मी नारायण दास व इंदिरा राजपुरोहित ने भी विचार व्यक्त किए। शुरुआत में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। अतिथियों का स्वागत भारतीय और तिब्बती परंपरा अनुसार किया गया। कार्यक्रम में पुष्पा गहलोत, शीतल सुराणा, कांता राजपुरोहित, वनिता जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ जांगिड़ सभा भवन में जो तिब्बत और भारत मैत्री संघ का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेशम बाला जी और महामंत्री पुखराज जी घोड़ के नेतृत्व में और महाराज जी जांगिड़ बोला ना, जांगिड़ जी के नेतृत्व में जो यहाँ बैठक बुलाई गई, उसमें बड़ी संख्या में आज मातृशक्ति भी उपस्थित हुई है। यही 12 मार्च का दिन था जहां मातृशक्ति ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसीलिए आज यहां की जोधपुर की जिलाध्यक्ष श्रीमती शीतल जी सुराणा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमें विश्वास है कि ये जोधपुर में अपना अच्छा नेतृत्व खड़ा करेगी और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करके ये दिखाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रेशम बाला जी को, इन्होंने अच्छी नियुक्ति की है, उसके लिए रेशम बाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज जो ये पहल की है महिलाओं को आगे लाने की इस क्षेत्र में, तो निस्संदेह है बहुत जल्दी हम जो अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तिब्बत मैत्री संघ राजस्थान प्रदेश द्वारा जो जन क्रांति दिवस है, उस दिवस के अवसर पर आज भारत तिब्बत और हिमालय की सुरक्षा विषय पर जो गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूरे भारत में 10 तारीख और 12 मार्च को जब तिब्बतियों को चीन ने तिब्बत से बेदखल कर दिया, वो दिन हम जन आक्रोश रैली के रूप में मनाते हैं। इसके तहत पूरे भारत में कई रैलियाँ हुई, प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर धरना दिया गया। विभिन्न विद्यालय स्कूलों में जो विचार गोष्ठी हुई उसकी तहत ही ये कार्यक्रम है। आज भारत तिब्बत मैत्री संघ राजस्थान की ओर से जिला मुख्यालय जोधपुर के अंदर तिब्बती जन क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। वैसे 10 मार्च को तिब्बती जन क्रांति दिवस था और आज महिला तिब्बती विद्रोह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण की तरफ से आज कई महिलाएं यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है और हम ये जन क्रांति विद्रोह दिवस का यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका मूल उद्देश्य और विषय यह है कि भारत
की भारत और हिमालय की रक्षा और तिब्बत की आज़ादी। क्योंकि अभी हाल ही में देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख के अंदर हैं, वो भी एक तिब्बती है। वो आज 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर कई तिब्बतियों ने चीनी दूतावास के सामने बहुत सारा प्रदर्शन किया। और ये सनातन धर्म का एक जो कैलाश मानसरोवर का जो हमने अभियान चलाया है, इसके अलावा इस बार ही मोदी सरकार के द्वारा, दिल्ली प्रशासन के द्वारा पहली बार ऐसा परमिशन दी गई कि तिब्बती अपना विद्रोह निकाल सके। उन्होंने एक रैली के जरिए उन्होंने अपना विद्रोह दिखाया। आज के दिन 12 मार्च के दिन ही महिलाओं ने तिब्बत में एक बार विद्रोह किया था। उसके उपलक्ष्य में ये संगोष्ठी रखी गई है और प्रदेश अध्यक्ष रेशम बालाजी ने आज मुझे एक बड़ी सी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मुझे आज जोधपुर विंग का महिला अध्यक्ष घोषित किया है और मुझे यह कार्यभार दिया है। मैं पूरी सिद्धता से अपने इस पद का मान रखूंगी और इसे आगे बढ़ा के तिब्बत को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। देश में सीएए लागू होने के बाद मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जालोरी गेट चौराहा पर खुशियां मनाई गई। आतिशबाजी करने के साथ कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई गई। विहिप के महेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार ने सीएए कानून को पास किया है, वह सराहनीय है। वर्ष 2019 में कानून बन गया था मगर लागू नहीं हुआ था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आए थे, जिन्हें अब यहाँ की नागरिकता मिलना आसान हो गया है। यह लोग 2014 से पहले यहाँ आए थे, उन्हें अब भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। यह लोग वहाँ प्रताड़ित थे, जिसके चलते यह देश छोड़कर भारत में आ गए थे। वहीं होम्योपैथिक डॉक्टर दलजीत ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री और विश्व हिंदू परिषद का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की लहर है, पूरे पाक विस्थापित समाज में खुशी है और दिए जलाए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर श्री राम का नारा लगाने के साथ भारत माता के जयकारे लगाए। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय जय श्री राम। जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, सीए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में पाक विस्थापित, अफगानिस्तान से विस्थापित या बांग्लादेश से कोई भी नॉन मुस्लिम्स आए, उन सबको नागरिकता देने का प्रावधान है। आज ये 70 साल से विस्थापित आ रहे थे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 33% हिंदू थे। आज स्थिति ये है कि वहाँ पे 1% हिंदू रह गए। जो विस्थापित आए, सक्षम लोग तो जब भारत का विभाजन हुआ तभी आ गए थे, पर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वंचित समाज के लोग थे, वो लोग धीरे धीरे करके आए और आने के बाद कोई भी काम धंधा नहीं कर पा रहे थे, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भारत की नागरिकता उनके पास नहीं थी। सरकार ने इनको नागरिकता देने का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जिससे ये भारत की मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके, अपने काम धंधा कर सके। अभी आप इनकी कॉलोनियों में देखो, बहुत ही दयनीय स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। आज जैसे ये सीए का कानून जो कि 2019 के अंदर संसद से पास हो गया था, उसका नोटिफिकेशन कल लागू हुआ है, ये बहुत ही हर्षोल्लास मना रहे हैं। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति पे विरोध कर रहे हैं। हमें आज बहुत खुशी हो रही है सीए लागू होने के बाद में। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं भारत माता की, जो नरेंद्र मोदी साहब है और बीजेपी और स्पेशली विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे भाई साहब है, जो हमारे साथ में काम करते हैं और जो अंत तक मेहनत करके और ये नियम के लागू होने तक हमारा सहयोग किया, हमारे हर मसलों में हमारे साथ में रहे हैं। हम स्पेशली विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और अमित जी भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारत सरकार ने ये जो सीए नागरिक संशोधित नियम को पारित किया है, और 2019 में ये कानून बन गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। ये 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और बांग्लादेश, वहां से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी जाति के अल्पसंख्यक लोग जो लोग हैं उनको जो 2014 से पहले किसी कारणवश प्रताड़ना के कारण वहां से भारत आ गए थे, उनको यहाँ रहने के लिए नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता के लिए यहाँ दिया, क्योंकि अपने मान सम्मान के लिए, अपने तिलक की रक्षा करने के लिए, अपने मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए, अपने रक्षा सूत्र की रक्षा करने के लिए ये लोग भारत आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज वहां पर स्थिति जो देखी अल्पसंख्यक की इन 3 देशों में बहुत दयनीय स्थिति है। उसको देखते हुए भारत सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की लंबे समय से मांग थी कि नागरिक संशोधन नियम लागू किया जाए, वो भारत सरकार ने लागू कर दिया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के पचेटिया भगवा ग्रुप की तरफ से वेट लिफ्टर देव बोहरा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। ग्रुप के मुख्य संरक्षक संदीप गिल, आलोक चोरिया के नेतृत्व में अध्यक्ष नितिन सोलंकी ने बताया कि देव बोहरा पुष्करणा महासभा फलोदी द्वारा वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में पचेटिया भगवा ग्रुप के द्वारा देव बोहरा का स्वागत किया गया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर ग्रुप के चेतन गोयल ने बताया कि उनके ग्रुप के देव बोहरा द्वारा वेट लिफ्टिंग 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का माहौल है और उनका स्वागत किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट देव बोहरा ने अपने सम्मान एवं स्वागत पर कहा कि उनका आज सम्मान किया गया, जो कि उन्हें खुशी प्रदान कर रहा है। वह खुद इस ग्रुप के एक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने 53 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। जय श्री राम। मैं देव बोहरा पचेटिया भगवा ग्रुप जोधपुर का एक कार्यकर्ता, जो कि फलोदी में राष्ट्रीय पुष्करणा महासंघ द्वारा 8वीं बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसमें मैंने 53 किलो वेट कैटेगरी में 70 किलो बेंच प्रेस उतारकर गोल्ड मेडल हासिल किया और मेरा पचेटिया भगवा ग्रुप द्वारा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है। हमारे जोधपुर शहर के पचेटिया भगवा ग्रुप के कार्यकर्ता, बहुत ही होनहार और ऊर्जावान कार्यकर्ता, जो फलोदी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था पुष्करणा ब्राह्मण समाज, जिसमें 53 किलो वेट से स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीतते रहा है। जोधपुर महानगर के पचेटिया भगवा ग्रुप में बहुत ही खुशी का माहौल बना। मेरे कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कर बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। चेतन गोयल, पचेटिया भगवा ग्रुप। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के संयुक्त आह्वान पर बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को लगातार तीसरे दिन जारी रही। अधिवक्ताओं ने आज भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा, जिससे न्यायिक कार्य ठप हो गए। लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित व एडवोकेट्स एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया के नेतृत्व में अधिवक्ता पिछले 3 दिनों से स्वैच्छिक रूप से कार्य बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। दोनों एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की समिति ने आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भेंट की और बीकानेर सहित राज्य के किसी भी जिले में उच्च न्यायालय की बेंच, सर्किट बेंच अथवा वर्चुअल बेंच का गठन नहीं किए जाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन से अवगत करवाया। साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने का निवेदन किया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट का कहीं और खंडन नहीं होना चाहिए। वे खुद भी एक वकील है। राजस्थान हाईकोर्ट के किसी प्रकार से खंडन को लेकर वे वकील समुदाय के साथ ही बीकानेर में वर्चुअल बेंच स्थापित होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। कहीं भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो वह सही नहीं है। पूर्व में भी राजस्थान हाईकोर्ट जो खंडित हुआ उसको लेकर भी वकील 1975 से आंदोलनरत है। उन्होंने वकील समुदाय के साथ खड़े रहने की बात कही है। साथ ही कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट अब किसी तरह से खंडित नहीं होगा। लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने कहा कि उन्होंने विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम से इस बारे में बात की है। बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की बात को लेकर ही आज कानून मंत्री पटेल से बात की गई है। हालांकि यह पूरी अफवाह है। राजस्थान हाईकोर्ट में 2 बार एसोसिएशन है हमारी, दोनों बहुत प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन है और दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी साथी इस विषय को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का और कहीं खंडन नहीं हो जावे। राजस्थान हाईकोर्ट का वकील समुदाय सन 1975 से इस बात के लिए खिलाफ है कि राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा अखंडित हाईकोर्ट में ही है।
और हम इसके लिए वकील होने के नाते मैं भी इस बात का पक्का विश्वास रखता हूँ और कृत संकल्प हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट का और खंडन नहीं हो। बीकानेर में जो एक बात आई, वहाँ CGI का यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान उनके मुंह से वर्चुअल बेंच या बेंच का मेरे हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं था, परंतु कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है कि बीकानेर में कोई वर्चुअल बेंच स्थापित हो रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसी बेंच स्थापित होने का कोई स्टेटमेंट नहीं था और ऐसा स्टेटमेंट है तो वो सही भी नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट पूर्व में जो खंडित हुआ उसको भी लेकर के वकील समुदाय सन 1975 से आंदोलनरत हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और भविष्य में राजस्थान हाई कोर्ट अखंडित रहे, इसके लिए हम सब कृत संकल्प है और मैं वकील समुदाय के इस लिहाज से वकील समुदाय के साथ हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की तत्वावधान में हम हमारे वकील समुदाय से जो जोगाराम जी पटेल विधि मंत्री है राजस्थान सरकार से है, उनसे हम सब मुलाकात कर रहे हैं और विषय जैसे कि आप अखबारों में और आपके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बीकानेर में एक वर्चुअल बेंच स्थापित करने की जो अफवाह चल रही थी और हमारे वकीलों में भी एक ऐसा विश्वास हो गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगला एक खंडन और हो जाए। उस संबंध में हम आज मिले हैं, क्योंकि हमारा इसलिए इनके ऊपर अधिकार बनता है कि चूंकि ये वकील समुदाय से ही है और इनके दोनों बच्चे ही वकील ही हैं और इसी क्षेत्र में इन्होंने जो भी आज ख्याति हासिल की है इसी समुदाय से, इसी वकालत, इसी व्यवसाय से की है। हम इनसे आज मिल रहे हैं क्योंकि ये स्वयं उस समारोह में उपस्थित है विधि मंत्री के तौर पे, तो हमने हमारी समस्या बताई है। आगे जो रणनीति है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। में जो चल रहा है इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ये चाहेगी कि हम इसका पॉलिटिकल माइलेज लें, लेकिन इस माइलेज के आड़ में हमारे वकालत का पेशा खराब हो रहा है। इस संबंध में चूंकि हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, इसलिए हमारा हक है इनके ऊपर कि सबसे पहले हमारे पैरोकार यही होंगे, अब विधानसभा में हो या केंद्र सरकार में हो। फागुन मास में शहर के विभिन्न मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर फागोत्सव व होलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चांदपोल स्थित इंद्रलक्ष्मी सोसाइटी में फागोत्सव का आयोजन हुआ। सोसाइटी की भारतीय ऊर्जा ने बताया कि आज सोसाइटी में चल रहे फागोत्सव में महिलाएं खुशी से झूम रही है। उन्होंने खुशी की बात पर कहा कि उनके पास इसके लिए शब्द नहीं है। दूसरी तरफ कुंज बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का ऋतु पुष्पों से श्रृंगार के बाद पूजन किया गया। गायक अशोक बिच्छू के साथ अशोक, मुन्नसा शर्मा, कार्तिक, दिव्यांश, चिराग, शीतल सोनी, दिव्या शर्मा व रेणु ने शाम के भजनों पर प्रस्तुतियां देकर श्याम भक्ति में डुबो दिया। जय श्री कृष्णा। ये हमारे चांदपोल इंद्रलक्ष्मी सोसाइटी में हो रहा है फाग उत्सव, बहुत ही जोर शोर से और हर्ष उल्लास से, बहुत मस्ती भरा माहौल। और इसमें भाग ले रहे हैं हमारे मोनू जी और प्रमिला जी, जो बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण बने हैं। ये हमारे फर्स्ट बार इस बार फागोत्सव ऐसे माहौल से और ऐसे सुंदर में माहौल से हो रहा है कि यूँ लग रहा है कि मथुरा वृंदावन यहाँ पे आ गया है। आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के हिना कॉलोनी में सुबह L&T द्वारा किए गए सीवरेज के कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जिम्मेदार L&T के तकनीकी अधिकारियों की गंभीर लापरवाही ने 2 मजदूरों को मौत के आगोश में धकेल दिया। अकुशल मैनेजमेंट व लापरवाही की वजह से हादसा होने की बात सामने आ रही है। आबू रोड शहर थाना अधिकारी बंशीलाल साध ने बताया कि सुबह करीब 6:20 पर हिना कॉलोनी में सीवरेज पाइप के लिए खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में 4 मजदूर पाइप के कनेक्शन करने का कार्य कर रहे थे। तब मिट्टी गीली होने से अचानक से अंदर धंस गए। इससे मजदूर उसमें फंसे। कॉलोनी वासियों की सूचना पर शहर पुलिस व प्रशासनिक महकमा मौके पर पहुंचा। नगर पालिका आबू रोड व पुलिस व क्षेत्रवासियों के सहयोग से 10 फीट गहरे गड्ढे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए आबू रोड राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया था, परंतु इलाज के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसमें अशफाक पुत्र यसिल निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश व राहुल पुत्र विनोद निवासी उत्तर प्रदेश की मौत हो गई। वहीं मनीष और इरफान घायल हुए, जिनका इलाज जारी है।
क्या मामला था, आपको कैसे पता है? कार्यक्रम चल रहा था और ये रोज डेली चल रहा था काम, कभी आज तक किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। और आज जब जो काम चल रहा था इसके अंदर ये मिट्टी धंसने से ये 4 आदमी अंदर नीचे गिर गए और अब इनको निकाल लिया गया, उनको हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जिसका उपचार एसडीएम साहब वगैरह पहुंच गए, पुलिस डिपार्टमेंट, और इसका व्यवस्था बच्चों की व्यवस्था करवाया जाए चारों की। यही चाहता हूं मैं। जो एलएनटी ये शर्मा जी के एलएनटी के ने काम दे रखा है शर्मा जी को, और शर्मा जी जो काम संभाल रहे हैं, और शर्मा जी के 4 आदमी थे। क्या करके रहे थे वो ये अंदर खड्डा खोद रहे थे, अंदर उन्होंने अपना जो टैंक वैंक सेट करना था जो कुछ सेट किया था, और सेट करने के बाद जो मिट्टी को वापस लेवल करना था, क्योंकि स्कूल के सुबह बसों का लोगों का आवागमन रहता है, इसके लिए उसको पैक करके और इनका काम कंप्लीट हो गया था। ये सारे मिट्टी धस गई थी, पब्लिक मानती नहीं है और इसके ऊपर से रेगुलर निकल रही है। सारे मजदूर हैं, मजदूर थे। चलो आज सुबह 6:30 बजे इतला मिली कि कॉलेज के पीछे जो एलएनटी की सिविल लाइन का काम चल रहा है, वहाँ पर काम करते हुए मजदूर मिट्टी में दब गए। इस पर तुरंत पुलिस पहुंची, नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, एलएनटी कर्मचारियों द्वारा, वहाँ काम करने वाले मजदूरों को जनता के सहयोग से 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनको तुरंत इलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर 2 की मृत्यु होगी और 2 सही सलामत है। अभी इन दोनों जो बचे हुए उनका इलाज कहाँ चल रहा है सर? उसी अस्पताल में चल रहा है। ठीक सर, सामान्य ठीक। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीकानेर जिला आबकारी अधिकारी के निवास और ठिकानों पर एसीबी का सर्च। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उचियाड़ा के जोधपुर पहुंचने पर स्वागत। जेएनयू कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। व्यास की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ पोर्ट्रेट चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।